नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 47 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसी में हम आज यहाँ पर दो और टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और पहली हेड डालो क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर सिंपल हम यहां पर करंट भी बोल सकते हैं। ठीक, आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होंगे, जैसे पंखा होगा, बल्ब होगा, या हीटर होगा, या मोटर होगी जिससे आप पानी चढ़ाते हो ऊपर। अब जैसे ही इनको आप ऑन करते हो, या ऑन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही पंखे में करंट फ्लो करती है, या बल्ब में करंट फ्लो करती है, या फिर आपके हीटर में करंट फ्लो करती है, या फिर मोटर में करंट फ्लो करती है, कुछ समय चलने के बाद ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा ना, अगर बल्ब जला है, उसमें हाथ लगाओगे आपको हीट का महसूस होता है, आपको वहां पर गर्माहट महसूस होती है। उसी तरह से अगर आपके घर में टेबल फैन है और टेबल फैन थोड़ी देर चला है, उसके पीछे मोटर में हाथ लगाओगे तो आपको गर्मी का वहां पर अनुभव होता है। आपको ऐसा लगता है कि उसकी मोटर क्या हो रही है? गर्म हो रही है। सेम चीज जो हमारे पास पानी की मोटर होती है, जो पानी चलाने के लिए यूज होती है, वो भी कुछ समय चलाने के बाद क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या होता है? जैसे आप किसी एक हीटर में, जाड़ों के दिन में जो हीटर यूज करते हैं हम आग सेकने के लिए, जैसे उसमें आप करंट फ्लो कराते हो, पूरी की पूरी उस हीटर की कॉइल एकदम लाल हो जाती है, यानी वहां पर क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। अब सवाल यह है कि उस कंडक्टर में जो कॉइल थी, जो कंडक्टर की बनी हुई थी, या वो एक एलॉय की बनी हुई थी, जैसे ही उसमें कोई करंट फ्लो करी तो वहां पर हीट प्रोड्यूस क्यों हुई? क्यों कोई करंट हीटिंग इफेक्ट यहां पर देती है? यही हमारा क्या है? पहला सवाल है। इसी का हम क्या करेंगे? आंसर करेंगे। ठीक, तो हेडिंग कर डाली आपने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हमारे मन में सवाल यह है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो वो कंडक्टर हीट क्यों हो जाता है, या वहां पर हीट प्रोड्यूस क्यों होती है? ठीक, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक दो लेक्चर पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था जरा समझेंगे। हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर मैं इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराना चाहता हूं, इस कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करती है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं भाई? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मेरे पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर इस कंडक्टर के अंदर इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे, ये मोशन तो करेंगे, लेकिन इनकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। और जिस वजह से इसमें फ्लो करने वाली नेट करंट भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर मैं यह चाह रहा हूं कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज करने का एक तरीका क्या होता है? मैं क्या करूं, ये जो मेरे पास कंडक्टर है इसको एक बैटरी से इस तरह से क्या कर दूं? कनेक्ट कर दूं। लेट अस से इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस कंडक्टर का ये सिरा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, और ये सिरा कैसा हो जाएगा? इसका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, इसके अंदर इस डायरेक्शन में क्या आया? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स लगेगा, इधर की ओर मूव करेंगे, लेकिन होगा क्या? जैसे फोर्स लगता है ना, F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। यानी जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, या जैसे ही इन पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, ये क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, हम जानते हैं। ये एक्चुअल में एक्सेलरेट न कर क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं। क्यों ड्रिफ्ट करते हैं? जैसे ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेट करेगा और ऐसे भागना चाहेगा, लेकिन भाग नहीं पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? क्योंकि यहां पर केवल ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कंडक्टर के अंदर क्या है? इस तरह से आयंस भी हैं। और जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे की ओर जाएंगे, किससे टकराएंगे? इसमें प्रेजेंट आयन से टकराएंगे। और वो आयन क्या होते हैं? बहुत हैवी होते हैं। कितने हैवी होते हैं? जैसे कॉपर का अगर मैं आयन की बात करूं तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और पूरा का पूरा जो एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या बन गया है? ये आयन बन गया है। इसका मतलब ये आयन इन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में क्या होते हैं? काफी हैवी होते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा, ये इधर की ओर मूव करेगा, और मूव करते ही क्या होगा? एक आयन से टकरा जाएगा, और उस मोशन के दौरान इसने जितनी भी वेलोसिटी गेन की थी उस सारी वेलोसिटी को लूज कर देगा। अब ये टक्कर एक बार तो होगी नहीं, ये बार बार क्या करेगा? इन आयन से टकराएगा। और जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज से बार बार टकराती है,
तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। आप देख सकते हो जब आपको चांटा पड़ता है जोर से, तो चांटा पड़ते हैं आपका गाल कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, कुछ वर्क हुआ, और जो किया गया वर्क डन है वो एक एनर्जी के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, और वो एनर्जी कौन सी है भाई, हीट एनर्जी है। तो सेम यहां पर भी होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करते हैं, मूव करते ही इनके पास कुछ वेलोसिटी गेन करी इन्होंने, और उस जो गेन की हुई वेलोसिटी उसको सब लूज कर देते हैं, और जो लूज करेंगे तो वेलोसिटी लूज हो रही है, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, और जो लॉस हुई एनर्जी है वो हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेगी, हीट के फॉर्म में यहां पर देखने को मिलती है। यानी समझ गए कौन सा समझ में आया, हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आयन से ढप टकरा रहा है, और टकराने की वजह से यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। और यही वजह है कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं, तो करंट के फ्लो करने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बार बार आयन से टकराते हैं, और उस टकराने की वजह से किसी भी कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो करंट है वो हीटिंग इफेक्ट को शो करती है। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। अब हमारे सामने दूसरा सवाल ये है कि किसी भी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रही है और इसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो आपको यह बताना है कि टी टाइम में, यहां बोलते हैं डेल्टा टी टाइम में इस कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, या बोलते हैं यहां से कितनी हीट बाहर निकलेगी। अब ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल है। तो हेडिंग डालना क्या, जो थ्योरी होगी वो दिमाग में आ गई बात, थ्योरी दिमाग में चलेगी। अगर थ्योरी चलेगी, अब कौन सा पार्ट है, डेरिवेशन वाला पार्ट है या फिर न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, या बोल सकते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, पार्ट क्या है, हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। हिंट डालो क्या, हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक, देखो मान लिया मेरे पास क्या है, यहां पर इस तरह से एक कंडक्टर है, ओके, और इस कंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस कंडक्टर के दो एंड हैं, एक एंड को मैंने A बोल दिया, दूसरे एंड को मैंने क्या बोल दिया, B बोल दिया। अब अगर मैं ये बोलूं यहां से इस डायरेक्शन में डेल्टा टी टाइम में, मैंने कुछ एक टाइम इंटरवल लिया डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है मेरे पास, टाइम है। डेल्टा टी टाइम में इस एंड ए से एंड बी तक कितना चार्ज आता है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आता है। दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग ए टू बी इन टाइम डेल्टा टी। ये बात समझ में आ रही है, मेरा कंसिडरेशन समझ में आया कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस एंड ए से कहां जा रहा है, एंड बी तक जा रहा है। आपको यह बतानी है कि इस केस के लिए इसमें फ्लो करने वाली करंट कितनी होगी, बताओ कितनी करंट होगी। वी ऑल नो दैट दिस करंट आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। और अगर मैं यहां से क्या निकालूं, डेल्टा क्यू निकालूं, तो कितना आ जाएगा, ये आई इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतनी बात समझ में आई। नाउ अगर मैं ये बोलूं इस पॉइंट ए पर इस चार्ज का जो पोटेंशियल था वो कितना था, VA था। यहां पोटेंशियल कितना है भाई, VB है। आपको ये बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, VA बड़ा होगा या VB बड़ा होगा। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, एंड वी ऑल नो दैट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक बात तो पक्का है कि जो मेरे पास यहां पर VA है वो क्या है, VB से बड़ा है। और अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, VB माइनस VA निकालूंगा, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो आंसर विल बी नेगेटिव। कितना आएगा भाई, ये नेगेटिव आंसर निकल के आएगा अगर मैं क्या निकालूं, VB माइनस VA निकालूं। ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो ये जो चार्ज अब यहां पर था तो इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेट अस से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट A इज UA एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट B इज इक्वल टू UB। यानी जब चार्ज यहां से यहां पहुंचा उसके एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक, लेट अस से दिस चेंज इज फ्रॉम UA टू UB। पहले कितना था, UA था, फिर कितना हो गया, UB हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यहां पर बात हो रही है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा,
यू बी माइनस यू ए आ जाएगा, ठीक है। यानी डेल्टा टी टाइम में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो कितना है, यू बी माइनस यू ए के बराबर है। एंड वी नो दैट कि दिस यू ए माइनस यू बी माइनस यू ए will be equal to, from the definition of potential difference we all know that this will be equal to delta q into vb माइनस कितना आ जाएगा, va आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कहाँ से लिखा मैंने, एक बार हमने बहुत पहले कम से कम 20 लेक्चर पहले ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स vb माइनस va इक्वल टू क्या होता है, ub माइनस ua अपॉन डेल्टा क्यू या फिर क्यू नॉट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो वहीं से मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। यानी यू बी माइनस यू ए कितना आ जाएगा मेरे पास, ये यू है, ध्यान देना, ठीक है। यू बी माइनस यू ए इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वी बी माइनस कितना आ गया भाई, वी ए आ गया। और अभी मैंने डिस्कस किया यहां पर कि दिस वी ए इज ग्रेटर देन वी बी एंड वी बी माइनस वी ए कैसा है मेरे पास, नेगेटिव है। इसका मतलब दिस होल टर्म विल बी लेस देन जीरो। ये होल टर्म कैसा होगा, नेगेटिव होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। तो यहां से मेरे पास जो यू बी माइनस यू ए निकल के आया वो कितने निकल के आया, दिस डेल्टा क्यू और इनटू ये वैल्यू कितनी होगी बताओ, वी बी माइनस वी ए। दिस वी बी माइनस वी ए इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड दिस विल बी इक्वल टू वी। ये किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा, जो कि कैसा आएगा भाई, लेस देन जीरो आएगा, यहां बोलते हैं नेगेटिव आएगा। क्लियर बात। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यू बी माइनस यू ए इज नेगेटिव। क्या निकल के आया देखो, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू कैसा है भाई, नेगेटिव है। अब इससे क्या पता चल रहा है, फिर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। जब ये मेरा पार्टिकल या जो चार्ज है डेल्टा क्यू कहां से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ या फिर गेन हुआ, तो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, या बोल सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, एनर्जी यहां पर डिसिपेट हो रही है। और कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। या बोलते हैं यू बी माइनस यू ए के बराबर एनर्जी क्या हो गई, डिसिपेट हो गई। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कभी भी लॉस नहीं हो सकता, कभी भी एनर्जी खर्च नहीं हो सकती, कभी भी एनर्जी गायब नहीं हो सकती। वी कैन नॉट create energy, we cannot destroy energy, we can only transfer it from one form of energy to the another form of energy। तो यहां से एक बात तो पक्का है कि यहां पर जो एनर्जी का लॉस हुआ या फिर जो एनर्जी डिसिपेट हुई वो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट हो गई होगी। और इस केस में वो जो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा ना, वो क्या होगा, हीट एनर्जी होगा। तो यहां पर लिख के चलेंगे, इसे पॉइंट बना के चलो, अमाउंट ऑफ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लिखो, सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेटेड अपीयर इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो किस फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी, ये हीट एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, और कितनी एनर्जी लॉस हो रही थी, इतनी, कितनी, डेल्टा क्यू इंटू वी के बराबर। और ये क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर है। और अगर इसको लिखूंगा तो ये क्या आएगा, ये लॉस है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और हीट एनर्जी क्या हो रही है, हमारी जनरेट हो रही है, या बोल सकते हैं हम यहां पर अपीयर हो रही है। जनरेट अच्छा शब्द नहीं है, क्या बोलोगे, अपीयर। और इसके लिए क्या बोलेंगे, डिसिपेट। तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जब डिसिपेट हुआ, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें यहां पर क्या हुई, अपीयर हुई। क्लियर बात। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। तो यहां से मेरे पास डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू वी। अगर डेल्टा टी टाइम में इस कंडक्टर में इस एंड से इस एंड तक डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो करता है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, डेल्टा क्यू इंटू वी अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो आप, कैसे, यहां से डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना है, आई इंटू डी टी है, उठा के यहां वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई वी इंटू कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया। और इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो आप,
एक फॉर्मूला तो ये निकल के आया। और इसे क्या लिख सकते हो आप, सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला आई आर के बराबर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ गया, ये इसकी जगह आई आर पुट करो तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया। और क्या लिख सकते हो आप, देखो यहीं पर अगर मैं आई की बात करूँ, आई इज इक्वल टू कितना होता है, वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर आई की जो कितना पुट कर दोगे, वी अपॉन आर पुट कर दोगे तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं कंबाइनली लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो डेल्टा एच हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू आई वी इंटू डेल्टा टी एंड दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी एंड दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो दिस इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तीनों क्या है, इक्वली एप्लीकेबल है। न्यूमेरिकल करते समय जो डेटा हमें दिया होगा और जो मैच कर रहा होगा जो फॉर्मूला वो लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो दिस इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, बताओ इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होती है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। तो यूनिट ऑफ हीट इज जूल। इसकी और यूनिट भी होती है, जैसे कैलोरी होती है, क्या होती है, कैलोरी। कैलोरी 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है क्या, 4.2 जूल। आप लोगों ने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज डिस्कस की होगी कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक, और ये तीनों फॉर्मूले क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप ऐसे देख सकते हो, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। क्लियर बात। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। नाउ अब जूल है ना, जूल ही क्यों रखा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कि दिस चेंज इन एनर्जी या बोलते हैं डिसिपेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अपीयर इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, जूल ने दिया था। तो उनके सम्मान में ये जो एनर्जी की यूनिट होती है क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक पावर है। क्या होती है पावर, थोड़ा बहुत डिस्कस किया है आप लोगों ने। व्हाट इज पावर, वैसे हम उसी के एनालॉगस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को भी डिफाइन करेंगे। व्हाट इज पावर, देखो हमने तो एक ऐसे पढ़ा था कि किस अमाउंट में एनर्जी चेंज हो रही है। एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या हुआ, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही होगी, चेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रही होंगी। यानी एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब इस केस में आओ, इस केस में क्या हो रहा था, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो रही थी, हीट एनर्जी में चेंज हो रही थी। अब ये किस रेट से यहां पर चेंज हो रहा है, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि किस रेट से हमें यहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई मिल रही है या दिख रही है, उसी को हम क्या बोल देंगे, पावर बोल देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो पहले मैं ऐसे डेफिनेशन लिखता हूं और फिर उसका क्या करेंगे, देखेंगे कि मतलब क्या हुआ है इसका। तो ऐसे लिख के चलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, उससे आगे लिखो हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इसी को कहने का एक और तरीका हो सकता है, रेट एट विच, ऐसे और करके लिखना, रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस केस में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी है, अदर फॉर्म ऑफ
एनर्जी इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पावर बोलते हैं। ठीक, अगर मैं ये बोलूं इफ डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट produced in delta t time, then पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रॉम डेफिनेशन हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, यानी कितना आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ पावर। तो यहां से मेरे पास P इक्वल टू डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, आई वी इंटू टी होता है, आई वी इंटू डेल्टा टी अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल्टा टी। या इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी और अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल्टा टी। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, देखो उधर लिखा है मैंने, वी स्क्वायर बाई आर इंटू डेल्टा टी और अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल्टा टी। और कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही, कैंसिल कर दो, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, यहाँ भी डेल्टा टी कैंसिल, यहाँ भी डेल्टा टी कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले निकल के आए क्या, एक मेरे पास क्या है, P इज इक्वल टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सो हियर वी हैव 3 फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एक क्या है, P इज इक्वल टू वी आई, दूसरा क्या है मेरे पास, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गया, यानी किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो, इसे करने का दूसरा तरीका क्या है, यहां पर किस में ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, हीट एनर्जी में, हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। अब यहां पर जिस रेट से ट्रांसफर हो रहा होगा उसी रेट से तो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यहां बोल सकते हैं क्या, रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, या इलेक्ट्रिक पावर, या फिर सिंपल पावर बोल सकते हैं। क्लियर बात इतनी, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब बताओ भाई पावर की यूनिट क्या होती है, और डायमेंशन फॉर्मूला तो आपने बचपन में डिस्कस कर लिया होगा। अब बारी किसकी है, यूनिट की बारी है। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या होती है भाई, पावर की यूनिट कुछ पता है, देखो पावर P इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पढ़ा है। H की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, T क्या होती है, सेकेंड, क्या होती है, जूल पर सेकेंड, सॉरी यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। और मैं अगर मैं 1 जूल पर सेकेंड को एक और नाम बोलते हैं क्या हम, वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट, WATT। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है वॉट, उनके सम्मान में 1 जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, 1 वॉट भी बोलते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, W होता है, क्या होता है सिंबल, W सिंबल होता है। कभी कभी एक चीज लिखा होता है क्या, 1 किलो वॉट, इसका क्या मतलब हुआ, 1 K वॉट, K का मतलब किलो होता है, किलो का मतलब 1000 हुआ, कितना हो गया ये, 1000 वॉट हो गया। ठीक है, कभी कभी लिखा होता है 1 कैपिटल M वॉट, इसको पढ़ते हैं मेगा वॉट, मेगा वॉट का मतलब 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, 10 की पावर 6 वॉट हो जाएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा लिखा होता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, आप लोगों ने जब अपनी मोटर खरीदी होगी छत में पानी चलाने के लिए, तो वो किस में आता है, हॉर्स पावर में आता है। तो हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 146 वॉट। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 146 वॉट के, सॉरी 746 वॉट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटेड टू यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर के यूनिट से रिलेटेड ये क्या है, यहाँ पर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक, क्लियर बात नहीं, ओके। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि लास्ट पॉइंट होने वाला है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। कि भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर तो हो गया, माफ करिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसकी ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। क्या होती है भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, जरा समझेंगे। देखो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लिया यूं करके, और इस कंडक्टर में मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, यानी सोर्स लगा दिया एक। ठीक है, एंड दिस बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। इसमें मैंने करंट फ्लो करानी है, आई करंट। ठीक, इस बैटरी का मेन काम क्या होता है पता है आपको,
इस बैटरी का मेन काम होता है इस कंडक्टर में एक स्टडी करंट को फ्लो कराना, ठीक, यानी इस करंट हमेशा क्या करते हैं, इसमें फ्लो करते रहे। यहाँ बोलते हैं एक स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज के लिए हमें यहाँ पर क्या लगानी पड़ती है, बैटरी लगानी पड़ती है। अब जब ये चार्ज इसमें फ्लो करेगा तो कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ये बैटरी इस कंडक्टर में चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना वर्क करती है, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। तो कैसे लिखेंगे हम इसमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स, या सोर्स बोलो या फिर क्या बोलते हैं, बैटरी बोल सकते हैं, बैटरी टू फ्लो चार्ज या टू स्टडी फ्लो, कैसा फ्लो, स्टडी फ्लो, निरंतर रहना चाहिए उसने, टू स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में एक स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज को बनाए रखने के लिए इस बैटरी के द्वारा जितना वर्क डन किया जाता है, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं इसमें डेल्टा क्यू चार्ज यहां से यहां पहुंचा कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। यहां से यहां टाइम कितना है, डेल्टा टी टाइम लगा, और डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, और इन दो एंड के पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल दिया मैंने, V बोल दिया। जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही कहां होगा, इस कंडक्टर के टर्मिनल के बीच भी होगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ, वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो वर्क डन W या डेल्टा W इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डेल्टा Q इंटू कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड ऑफ कंडक्टर, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके। एंड एज पर द डेफिनेशन दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द एनर्जी, या बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी E। तो E इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा Q इंटू V के बराबर आ गया। एंड इफ डेल्टा Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग इन डेल्टा T टाइम, तो यहां से करंट I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास डेल्टा Q इक्वल टू कितना आ गया, I इंटू डेल्टा T आ गया। इसको उठा के यहां रख देंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल टू कितना आ जाएगा, IV इंटू कितना आया, डेल्टा T आया, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ये सेम है किसकी तरह, हीट की तरह। ऑब्वियसली बात है, सेम होना भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि दोनों क्या है, सेम तरीके से क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। जितनी वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किसके बराबर निकल के आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, IV इंटू डेल्टा T। इसी को आप क्या लिख सकते हो, देखो I स्क्वायर R इंटू डेल्टा T, इसी को लिख सकते हो आप V स्क्वायर बाई R इंटू डेल्टा T लिख सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पर ओम्स लगाया बार बार और ये निकल के आ गया। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन अवर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो किसके बराबर निकल के आ रहा है, हीट एनर्जी के बराबर निकल के आ रहा है, और निकल के आना भी चाहिए था, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है, वहां पर हीट एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कि क्या पढ़ा हमने सबसे पहले, आज सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्यों किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। फिर हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। कुछ चीजें इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, जैसे इसकी यूनिट क्या होती है, बताओ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, एनर्जी है तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, जूल हो जाएगी। यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है। लेकिन एक होती है कमर्शियल यूनिट। क्या होती है, कमर्शियल यूनिट। आप लोगों के घर में जब बिजली का बिल आता है तो उसमें जो यूनिट लिखी होती है कैसे लिखी होती है, किलोवाट आवर में लिखी होती है। किसमें लिखी होती है, किलोवाट आवर। आप लोगों ने पढ़ा होगा किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में
कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। कैसे करोगे, देखो किलो का मतलब क्या हुआ, 1000 हो गया, वॉट का मतलब क्या होगा भाई, जूल पर सेकंड हो गया, और इनटू आवर का मतलब कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल निकल के आ गया। तो दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और यही हमारे बिजली के बिल में भी लिखी रहती है, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होते हैं, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर क्वेश्चन यही आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।